आर्थिक रूप से अगर हम स्वतंत्र हो जाएं तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक परिवार में सभी लोग जो है अधिकारी हो जाए, एक परिवार में सभी लोग सरकारी नौकरी पा जाएं। अगर एक आध सरकारी नौकरी पा भी जाते हैं तो भी उनके परिवार के बाकी लोग वैसे ही गरीबी वाला जीवन जीते हैं जैसे कि वो पहले जीते आते हैं। जो नौकरी पाता है केवल अपने परिवार को लेकर के जो है अलग हो जाता है या शहर में चला जाता है या दूर चला जाता है, तो इस तरीके से जो समस्या है वो जस की तस रह जाती है। तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम आर्थिक रूप से निर्भर हो, यानी कि हम केवल नौकरियों के ऊपर रिलाई ना करें, जैसा सरकार की मंशा भी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे प्राइवेट कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खोई। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कोट करूँगी कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, नौकरियाँ समाप्त की जा रही है, ऐसे में अगर आप स्वावलंबी हैं, आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जबकि इस लॉकडाउन ने उन छोटे बिजनेस करने वालों के भी कमर तोड़ करके रख दी, लेकिन इसके बावजूद हम ये मान के चलते हैं कि इस टाइप के लॉकडाउन भविष्य में नहीं होंगे जब तक कोई बहुत बड़ी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्टेट ना हो, कोई कंडीशन ना हो अपने भारतवर्ष में। तो इस प्रकार अगर हम छोटा छोटा बिजनेस करते हैं और उसमें कोई हेजिटेशन नहीं रखते हैं तो हम बहुत तेज़ी से जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना मान सम्मान जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण जो एम.एल. परिहार जी ने दिया है कि जो चर्मकार जाति थी यानी चमार, जाटव, तो ये जातियों ने क्या किया है कि इन्हें आंदोलन से बहुत लाभ भी हुआ और इसके अलावा जैसे ये इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, ये जो पेशा था, जो हमारा वंशानुगत पेशा था, चमड़ा छुड़ाना, चमड़ा रंगना और उसके बाद जूते बनाना, हमारी ये बहुत बारीक काम था, बहुत मेहनत वाला काम था। क्योंकि ये मूर्ख बनाने वाला तो है नहीं कि कोई किताब पढ़ लिया और जा करके बाँच के चले आए संस्कृत में या किसी भाषा में, हाँ फिर आदमी जनता उसका जो है अर्थ नहीं जानती है, तो ये कोई मूर्ख बनाने वाला बिजनेस तो था नहीं। ये तो काम ऐसा था जो बहुत बारीकी जो है डिमांड करता था, बहुत बारीकी चाहिए इस काम को करने में। तो वो बारीक काम करता था, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, लेकिन उसने इसी प्रोफेशन को समय जैसे जैसे बीतता गया, डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, सोसाइटीज़ का इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे ये अपने पुश्तैनी धंधे से दूर हो गया। अब वो पुश्तैनी धंधे से दूर हो गया, लेकिन जूते पहनने तो हमने बंद नहीं किए, चप्पलें पहनने तो हमने बंद नहीं की। लेकिन अब आप देखोगे तो बड़े बड़े शोरूम खुल गए, रिलायंस के शोरूम, जूता का शोरूम खुला हुआ है, बाटा का जूता का शोरूम खुला हुआ है, खादिम का बड़ा शोरूम खुला हुआ है। लेकिन इन सब के ओनर्स अगर आप देखेंगे तो वो वर्ग है जिसको बनिया क्लास बोलते हैं, जिसको कि जो समझ लीजिए एक तरीके से जो बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास है, उसने इस पर आधिपत्य जमा लिया। अब वो जूता बेच रहे हैं, शोरूम में एसी लगा के वो जूता बेच रहे हैं, लेकिन जूता कहीं बन तो रहा होगा ना, वो जूता कहाँ बन रहा है। अब आप जो अपना पुश्तैनी धंधा छोड़े थे, जब आपके पास कोई नौकरी है, कुछ भी नहीं रही, तो आप ही के समाज का जो गरीब तबका है वो मजदूर बन करके रह गया। काम वही बारीकी का है, काम सब कुछ वही है, लेकिन आप अपने बिजनेस में एकदम श्रेष्ठ नहीं बन पाए। आपने उस काम को हे दृष्टि से देख करके उसको छोड़ दिया और अब आप केवल मजदूर बन के रह गए। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति इसको हे समझता था, मरे हुए पशु के बीच में रहना, मरे हुए पशु की खाल उतारना, मरे हुए पशु का जो है काम करना, आज वो एसी का शोरूम लगा करके वो जूता बेच रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोच है, इसको आइडिया बोलते, कहते हैं ना एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। यही सारे आइडियाज़ इनको स्ट्राइक किए और इन्होंने अपनी दुनिया बदल ली। और धीरे धीरे करके देखिए पूंजीपतियों ने अपना पूरा आधिपत्य न केवल देश की इकोनॉमी पे किया, इसके अलावा देश की राजनीति पे भी अपना आधिपत्य जमा लिया। प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है दबाव समूह। दबाव समूह हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे। दबाव समूह का जैसे छोटे बच्चे, एग्जाम्पल घर के परिवार का ले लीजिए आप, छोटा बच्चा होता है घर में, वो मम्मी पापा से ज़िद कर लेता है, नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो चॉकलेट नहीं देंगे तो फिर क्या हम नाराज़ हो जाएंगे, तो मम्मी अच्छा नाराज़ नहीं हो, गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा नहीं हो, अच्छा हम चॉकलेट ले आएंगे। मम्मी पापा उसके लिए चॉकलेट ले आए, तो अपने बच्चे को नाराज़ नहीं देख सकते, इसीलिए वो चॉकलेट ले आए। जब वो बड़ा होता, हाई स्कूल इंटर पहुँचता, कहता मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो ये दबाव जो बचपन से जो हम लोग फैमिली में देखते हैं, ये छोटा सा उदाहरण है, इसको बड़े रूप में देखिएगा तो वैसे ही राजनीति में दबाव समूह हमेशा काम करते हैं। और जिनके पास आर्थिक निर्भरता जिनकी नहीं होती है किसी और पे, वो पूरी तरीके से इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में किए रहते हैं और अपने हिसाब से प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर गतिविधि को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और उसको चलाते रहते हैं। तो इसलिए आपको अपने हुनर को वापस पहचानना है। और आपको एक बात को जान करके बहुत आश्चर्य भी होगा, मुझे 2017 में लंदन जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैं शेक्सपियर के घर गई,
क्योंकि मैं जहाँ पे रुकी हुई थी वहाँ से उनका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन मैंने कहा मुझे वहाँ पे ये चीज़ देखनी है, तो लेके गए वो मुझे स्टैनफोर्ड। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ अंदर जाके देख करके कि शेक्सपियर के पिताजी वो जो कॉबलर, वो जूता काटने का काम करते थे। तो उनका वो जो भी बोलते होंगे उसको, जूते काटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कॉबलर्स के पास, जो मोचीलों के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा रखा हुआ है। उन्होंने उसको एकदम प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जिस चमड़े को वो बनाते थे, वो चमड़ा भी ऐसे से लटका के रखा है, और जैसे वो जूता सिलते थे, गांठते थे, वो सब भी वैसा का वैसा रखा है। तब मुझे लगा कि शेक्सपियर जैसा जो बहुत बड़ा जो है ड्रामेटिस्ट हुआ है, वो उसके फादर कॉबलर थे। अब देखिए कि कॉबलर थे, यानी वो बारीक काम करने की क्षमता थी, और इसी वजह से उनके बेटे के अंदर वैसी ही बारीकियां आई, और वो बारीकी से समाज को, देश को देख पाए, और देखते देखते उन्होंने कितने सारे ड्रामास कंपोज किए। तो ये आप अपने हुनर को पहचानने की बात है। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे आईएएस होता है, आईएएस का बेटा यानी कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता है। कलेक्टर का बेटा जब मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, आईएएस में सिलेक्ट होगा, तब वो कलेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर आप पूंजीपति होते हो, बिजनेस करते हो, तो कोई भी छोटी बड़ी दुकान अगर, तो सेठ का बेटा हमेशा सेठ कहलाता है। तो आपको थोड़ा सा जो है इस दिशा में सोचना चाहिए आप भी, कि आप जो पैसा बचा रहे हो, स्पेशली जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप लोगों से तो मेरी बहुत शिकायत रहती है, मैं अपने घर वालों से भी शिकायत करती हूँ। मेरे परिवार में भी 2-3 लोग नौकरी पेशा हैं, कि आप नौकरी करके केवल लोन लेके मकान बनाते हो, फिर बच्चों की शादी करते हो, और उसमें इतना पॉम्प एंड शो करते हो कि बड़े बड़े क्लब्स में शादी कर रहे हो, होटल्स में शादी कर रहे हो। किसके लिए दिखावा कर रहे हो? वो तो आएगा, खाएगा, अगले दिन सुबह खाना पच जाएगा और कहेगा कि ये नहीं अच्छा बना था, वो नहीं अच्छा बना था, ये लिया गया शादी में, वो नहीं दिया गया। इसके अलावा शादी ब्याह में और कुछ नहीं होता। जिस पॉम्प एंड शो की आप दिखाने की आप जो कोशिश करते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिस पैसे को आप इस तरीके से बेफजूल में खर्चा करना चाह रहे हो, इससे अच्छा आप शादियाँ एकदम साधारण तरीके से कीजिए, और प्रेफर कीजिए कि डे टाइम में शादियाँ शुरू हुए। दिन की शादी होगी तो आपकी शादी का खर्चा वैसे ही आधा हो जाएगा, ना आपको टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और मेजॉरिटी खर्चा हम लोगों का जो शादी में जो गेस्ट हाउस बुक कराते हैं या कोई भी होता है, उसमें सबसे बड़ा खर्चा इसी चीज़ का आता है। तो आपकी शादियों का खर्चा आधा हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 56 तरीके का भोग बनवाइए। आप 2 से 3 से 4 आइटम, 5 आइटम में भी आप शादी बहुत आराम से करा सकते हो। तो जो पैसा आप इस तरीके से फिजूल खर्ची में इन्वेस्ट करते हो, मकान बना लिया, दूसरा मंजिल बनना चाहिए, नीचे टाइल्स भी लगनी चाहिए, सब लगना चाहिए। अब उस मकान को और भव्य बनाने में, और लग्जूरियस बनाने में, और दिखावा करने में कि देखिए मेरे पास इतनी दौलत है, मैंने अपना घर इतने करोड़ का बनवाया, ऐसा बनवाया, वैसा बनवाया, ये जो आप दिखावा करते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि उस पैसे को आप बचाइए, और बचा करके कोई भी छोटा बिजनेस, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, आप छोटा स्कूल खोल दीजिए, नहीं तो कोई एक ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश कीजिए जो आपके परिवार का या आस पड़ोस का जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, और कहिए कि तुम नौकरी करो, चलो मैं तुमको बिजनेस करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से अकेला एक आदमी बिजनेस नहीं करेगा, उसके साथ 3-4 लोग जो है ऑक्यूपाइड रहेंगे। लेकिन अगर आप केवल अपने पैसे को केवल दिखावे में खर्चा करते हो, मकान बनाने में खर्चा करते हो, घर परिवार के लोगों को सेट करने में, शादियाँ करने में करते हो, तो फिर आप कैसे काम करोगे? आप गांव में देखते हैं कि बहुत लोगों में परिवर्तन काफ़ी आया है। छोटा छोटा काम, मेरा एक साथी है हम लोगों का, मऊ का, क्या नाम है उसका, वो जो चाउमीन का ठेला लगाता है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा, मैं नाम बताऊंगी आपको। वो उसके गांव का नाम भी मुझे याद है, मोहम्मदाबाद गोहना में है। वो हमारा एक साथी है, और जब हमने 2016 में आजमगढ़ में काम किया था, तो उसके बाद फिर पूरी छुट्टियां गर्मियों के काम किया। उसके बाद फिर हमने एक बहुजन महासम्मेलन किया था 2016 में आजमगढ़ में, और वहाँ पर वो बंदा, वो ऑटो चला रहा था उस समय, और ऑटो से अपने गांव से उसने कम से कम 10 चक्कर लगाए होंगे कि चलो ठीक है, पैसा नहीं है हमारे पास तो हम गाड़ियाँ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी गाड़ी लेके तो दौड़ सकता हूँ ना। अपनी गाड़ी में अपना तेल डला करके वो 10 बार अपने गांव की तरफ से लोगों को ले करके कार्यक्रम में आया था। तो ऐसा जज्बा जब जिसके व्यक्ति के अंदर हो, और उसने एक जैसे जो भी को बिजनेस को वो चलाता रहता, जब जिसमें काम में हाथ लगा देता, शुरू किया चाउमीन का ठेला लगाने का। तो चाउमीन का ठेला लगा रहा तो उससे कोई उसकी जाति तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसकी खास बात थी कि उसके चाउमीन के ठेले पे जो लोगों को पता था, वो लोग जय भीम अगर करते थे तो जय भीम करने वालों को वो फ्री में चाउमीन खिलाता था। तो जज्बा देखिए, ये कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गाँव में रह के कुछ नहीं कर सकते, तो छोटा छोटा बिजनेस आप कर सकते हो। चाहे आप गन्ने का जूस निकालने वाला जो है एक छोटा सा ठेला लगा सकते हो, या आप कोई शॉप खोल सकते हो
आपके पास अगर ज़मीन है तो, या आप ज़मीन बेच करके आप एक कोई नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे हो कि नौकरी में हम घूस दे देंगे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए सफाई कर्मचारी हो जाएंगे। जो पैसा घूस दे के सफाई कर्मचारी जैसे काम के लिए आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, उस पैसे से आप क्यों नहीं कोई एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए सोचते हो भाई? वहाँ पे तो कोई आपकी जाति लगा के नहीं रखा, आप एकदम साधारण सा नाम रख करके अपना बिजनेस स्टैब्लिश कीजिए। क्योंकि देखिए इकोनॉमी पे जब तक आप कब्जा नहीं करोगे, आपको धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। और अगर दिन रात जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं हम लोगों के बहुजन समाज की जागृति के लिए, तो मैं अब आप लोगों से कहूँगी कि जागृति के कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन वही पुराना जो सत्संग चलता चला आ रहा, आर्य बाहर से आए थे, ऐसा हुआ, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो लोग ये सत्संग करते हैं इस टाइप का कि बस पुराने ज़माने की बात ही करते नहीं, अरे हमको इससे आगे भी तो ले जाइए, अभी तो आगे भी तो बताइए कि इसके बाद हम क्या करें। केवल पुरानी पुरानी बातें करके कब तक हम लोगों का मन बहलाते रहेंगे, कब तक हम लोगों को खाली जो दिमाग में कचड़ा भरते रहेंगे। इससे भी हमें इस कचड़े को तो बाहर निकालना ही निकालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आगे का विजन भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं अनुरोध करूंगी कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के मिशनरी कार्यकर्ता हैं वो सब अपनी अपनी बातों में इस बात पे ज़रूर फोकस दीजिए कि हम लोग किस तरीके से आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर हो सकते हैं, किस तरीके से स्वावलंबी बन सकते हैं, किस तरीके से हम छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी चाहे चाय की शॉप खोल लीजिए, चाहे आप किराना की शॉप खोल लीजिए। हम BHU में देखते हैं कि हम लोगों की एक मैं मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने कॉलोनी देखी हुई है जहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, SC BC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, और उसके बीच में बहुत चलती है वो दुकान एक बनिया की है, किराना शॉप है, और वो आटा नमक दाल चावल तो हर किसी के घर में जाता है ना कहीं से तो आप खरीदते ही है ना। उतने सारे लोगों की बीच में वो अकेला एक बनिया दुकान चला लेता है और सब उसके यहाँ से दुकान से सामान लेते हैं। ये काम आप अपने गांव में खुद क्यों नहीं शुरू करते हो? छोटी सी पूंजी से शुरू कीजिए, 4,000 5,000 से शुरू कीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा ला करके रखिए, बिस्कुट नमकीन रखना शुरू कीजिए, टॉफ़ी रखना शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उसी पूंजी से आप मल्टीप्लाई कीजिए और काम कीजिए। मेरे घर के सामने भी एक दुकान है, विशाल करके नाम है लड़के का, उसने ऐसे ही शुरू किया था। उसके आंखों का पावर इतना ज़्यादा था, उसकी माँ नौकरी करती थी, पापा की जगह नौकरी मिली थी उसकी माँ को, तो उसकी माँ को पता था कि मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाएगा, तो उसकी माँ ने आज से कितने साल पहले, मुझे लगता है 20 साल पहले ही, अपने लड़के के बारे में जानिए, वो उस समय रहा होगा 15-15 साल का, तभी से उसको लगा दिया कि तुम ये दुकान खोल दे रही हो तो अपनी दुकान चलाओ। अब वो इतना मोटा मोटा चश्मा लगाया तो उसको बहुत ज़्यादा दिखता भी नहीं था, लड़के लोग मजाक में उसको इधर उधर करके और उसके दुकान से सामान भी उठा लेते थे, खा लेते थे। लेकिन वो बच्चा लगातार काम करता रहा और आज उसकी ये कंडीशन है कि वो थोक का व्यापारी बना हुआ है। पूरे आसपास के मोहल्ले के सारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो सब उसके यहाँ से बिजनेस करते हैं, उसके यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से आप किराना शॉप खोल सकते हो, आप कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हो, क्योंकि इन सब जगह पे जाति वगैरह कोई मैटर नहीं करती। और अब हम लोगों ने जिस तरीके से लॉकडाउन का फेज देखा, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी कि 2 शॉप्स नहीं बंद हुई, एक तो किराना की शॉप और दूसरी मेडिकल शॉप। तो अगर आप छोटा मोटा कोई मेडिकल का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, चाहे D फार्मा का कोर्स है या कोई भी ऐसा जो है मेडिकल प्रोफेशन जिसमें कि आप कभी भी मंदी नहीं रहेगी, क्योंकि मेडिकल जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक बहुत बड़ी जो है, एक समझ लीजिए कि एक एजेंसी लगाई गई है कि आपको बताया जाता है, अच्छा आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो पता चला अब गांव में भी लोगों को डायबिटीज़ होने लगा है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगी। पहले उन्हें ये सब बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब जांच कर दी, अब जांच वाले ने जांच करके लिख दिया कि आपको शुगर है, फिर आप जिंदगी भर शुगर की दवा खाते रहो, परहेज़ करते रहो। ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस मेडिकल फील्ड भी है, जिसमें मल्टीपल आपको चॉइसेस हैं, आप उसमें मतलब ईदर ऑफ दी कोर्सेज आप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। तो आप ये बात को समझिए कि आप बीमार पड़ते हो तो दुकान पे जाते हो दवा खरीदने के लिए, आप बाल रखे हो, आप बाल कटाने जाते होगे ना किसी के यहाँ, नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हो, आप ब्यूटी पार्लर लेडीज़ जाती है, हाँ, फेशियल कराने के लिए, थ्रेडिंग कराने के लिए, मेकअप कराने के लिए आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, और चाउमीन खाने कहीं जाते हो, रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते हो, जिम जाते हो, यहाँ तक ही आप जो है अगर रास्ते में आपको पानी का गोलगप्पा खाने का मन किया तो आप गोलगप्पा भी खाते हो। लेकिन सब जगह क्या आपको फ्री में मिलता है? नहीं मेरे साथियों, फ्री में नहीं मिलता। आप गोलगप्पा खाओगे तो वो बोलेगा 5 रुपये का 2 गोलगप्पा, 5 रुपये का 5 गोलगप्पा। आप उसको 5 रुपये 10 रुपये दोगे तब वो बदले में 2 3 4 5 जो भी देता होगा वो देगा, यानी कि आपने उसको पैसा दिया तब आपको सामान मिला। ऐसे ही आप मेडिकल शॉप पे जाओगे, पैसा दोगे तो आपको दुकानदार दवाई देगा। आप हर एक जगह पे केवल ग्राहक बन के रह गए हो, आप ओनर बनने के लिए क्यों नहीं सोचते हो? ये आपका काम है,
आप तो हुनरमंद हो, आप हुनरमंद कौम हो। आपने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, इस मिट्टी को सींचा है। इस देश को बनाने में सबसे ज़्यादा काम एससी और बीसी के लोगों ने किया है, माइनॉरिटी के लोगों ने किया है। देखिए ताजमहल ऐसे बन के नहीं खड़ा हुआ है, कुतुब मीनार ऐसे ही बन के नहीं खड़ा हुआ है, हाँ, लाल किला ऐसे ही बन के नहीं खड़ा हुआ है, हमारा सांची स्तूप ऐसे ही बन के नहीं खड़ा हुआ है, सारनाथ में इतने सारे स्तंभ है ये ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में जो बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें हैं ऐसे थोड़ी बने, ये उन्हीं हुनरमंद हाथों का कमाल है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप अपने आप को मजदूर मत समझिए, आप ये मान के चलिए कि मैं स्वावलंबी हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपना छोटा बिजनेस चला रहा हूँ और उस बिजनेस का मैं मालिक हूँ। क्योंकि ये देखिए कि मैंने देखा है सरदार लोग कभी भीख नहीं मांगते, जो पंजाबी लोग होते हैं सरदार जो पगड़ी लगाते हैं वो कभी भीख नहीं मांगते। वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने हर एक छोटे से लेकर के बड़े काम, कभी किसी काम को उन्होंने छोटा माना ही नहीं। 4-5 सरदार मिलकर के एक सरदार को खड़ा कर देते हैं, उसका बिजनेस स्टैब्लिश कर देते हैं। आपको सरदार ऑटो ड्राइव करते हुए मिल जाएंगे, आपको सरदार जूता पॉलिश करते हुए मिल जाएंगे, आपको सरदार जूते की दुकान चलाते हुए मिल जाएंगे, सब्जी की दुकान चलाते हुए मिल जाएंगे, फल की दुकान चलाते हुए मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट चलाते हुए मिल जाएंगे, मेडिकल शॉप चलाते हुए मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो सरदार बाल खुद नहीं छीलते हैं वो आपको नाई का काम भी करते हुए दिख जाएंगे। तो वो उनके अंदर इंडस्ट्री, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उनका घर छूट गया। बहुत सारे अपने बहुजन समाज के लोग भी थे और भी सरदार लोग थे, सिख लोग थे, माइनॉरिटी लोग थे। क्या कभी किसी मुसलमान को आपने देखा है कि वो कह दे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये बहुत नीचा काम है? साइकिल का पंक्चर जोड़ने से लेकर के मिसाइल बनाने तक का काम जो है मुसलमान बहुत तत्परता से करने के लिए तैयार रहता है। तो फिर हमारे बहुजन समाज के लोगों में, आप लोगों में क्या कोई अलग से सुरखाप के पंख लगे हुए हैं क्या कि जो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो या आप किसी बिजनेस को छोटा मानते हो? तो मेरे साथियों, थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए अपने आसपास के साथी लोग, जो हमारे मुसलमान साथी लोग हैं, जो हमारे सिख साथी लोग हैं, जिन लोगों ने किस तरीके से छोटे छोटे काम करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और स्पेशली बिजनेस क्लास से मेरी अपील है कि जो फेज़ चल रहा है उस फेज़ में आप अगर बैंक में बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो, सोना इकट्ठा कर रहे हो, रुपया इकट्ठा कर रहे हो, तो ऐसा समय आएगा कि बैंक कोलैप्स कर जाएंगे, आपका सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। दूसरा, आप 50 जगह पे प्लॉट खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, वो आपकी बेनामी संपत्ति में कब काउंट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सब सरकार अधिग्रहित कर लेगी। अगर बोल दिया उसने कि सरकारी कर्मचारियों के पास 2 से ज़्यादा प्लॉट नहीं रह सकते, फिर आप क्या करोगे? आपकी वो सारी संपत्ति जो आपने इतना पैसा रुपया जोड़ करके खरीदी है और खरीद करके वो वापस गवर्नमेंट के होल्ड में चली जाएगी। इससे बेहतर है कि आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना शुरू कीजिए, जिससे कि आप और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। आपके पास नौकरी है, आपके पास सैलरी है और सैलरी के बाद आपके पास तो पेंशन है, लेकिन उस पेंशन को केवल अपने परिवार तक सीमित मत रखिए, अपने लोगों तक उसका लाभ जो है पहुंचाइए। और स्पेशली जो जाटव कम्युनिटी है, ये समझ लीजिए कि साहब कहते थे ना, जूती खा चमार, जूती मार चमार, जूती चाट चमार, जो साहब ने 4 कैटेगरी चमारों की बताई हुई है। अब आपको तय करना है कि आप उन 4 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में अपने आप को फिट करना चाहते हो। जूती गांठने वाला चमार तो हमारा पुश्तैनी धंधा था, वो पुश्तैनी धंधा तो आपने छोड़ दिया, अब आप केवल मजदूर बन के रह गए, उनकी फैक्ट्रीज में काम करते हो। नहीं तो कानपुर और आगरा तक के पूरी बेल्ट जो थी, पूरा एकदम होल्ड था, एक मतलब एकाधिकार था आपका। और अब देख लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा अनुरोध है साथियों कि कुछ इंस्पिरेशन आप इस बुक से लीजिए। बुद्धम पब्लिकेशन की है ये, जयपुर से डॉक्टर ML परिहार जी की लिखी हुई है ये पुस्तक है। और एक अनुरोध और आप लोगों से करूँगी कि जिन लोगों की, क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी थे और बहुत सारे लोगों के पास अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में गांव देहात में ज़मीन है, मैं एक अनुरोध करूंगी कि आप लोगों में एक टेंडेंसी आ गई है अभी कि प्लॉटिंग चालू हो जाती है और आप अपनी ज़मीन बेच देते हो औने पौने दाम पे प्रॉपर्टी डीलर्स को। आप तो बेच दिए, आपने बीघे की ज़मीन जो है लाखों में बेच दिया, लेकिन उस लाखों से वो कितना करोड़ बना लेते हैं, क्या आपको पता है इस बात का? कैसे भी सरकमस्टांसेस हो जाएं, अपनी इस दारू पीने वाली आदत से निजात पाइए और कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप ये प्रण कीजिए कि आप ज़मीन नहीं बेचोगे। सड़क के किनारे की ज़मीन पे आप छोटा मोटा बिजनेस शुरू कीजिए, एकदम धड़ल्ले से चलेगा। स्पेशली रोड के किनारे वाली ज़मीन तो आप बिल्कुल भी मत बेचिए। आपको कितनी भी मजबूरी है, बेटी की शादी करनी, कुछ भी करना, आप जैसे तैसे करके आप करिए, लेकिन अपनी ज़मीन मत बेचिए। उस बेटी के नाम पे वो ज़मीन कर दीजिए, लेकिन ज़मीन बेच करके शादी मत कीजिए, क्योंकि भूमिहीन आप हो जाओगे। फिर आपको कैसा खाना पीना कैसे चलेगा, आपका काम कैसे चलेगा? आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करके आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हो सकते हो। आप ये इस बात को समझो, जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, आप वैसे ही अपने जो है आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर हो जाओगे। आप कोई भी आपकी बात कोई भी मानने के लिए तैयार रहेगा।
आपके यहाँ देखिए ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं या बड़े लोग हो जाते हैं, उनके यहाँ बड़ी बड़ी जाति के लोग आते हैं और पैर छू छू करके जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से ना कि वो, उन्हें पता है ये इट इज़ मनी दैट मैटर्स, पैसा मैटर करता है और उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता है। इसलिए वो एक कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा रुपया, लेकिन हाँ रुपया बाप और बेटे के बराबर हो सकता है, ये कह सकते हैं। उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ रिश्तों को आगे तक चलाने में, क्योंकि आप संपन्न हैं तो आपके नात मात रिश्तेदार भी आपसे रिश्ता रखने में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। और अगर आप गरीब हैं तो फिर वो ऐसे देख के कन्नी काटते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी मदद के लिए वो आ गया हो। तो अब आपको तय करना है कि गांव देहात की ज़मीन जो आपकी सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको आपको बेचना नहीं है। मेरे पीछे, मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे पीछे ही नीचे जो है बहुत सारे आदमी लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने अपना एक काम, मैंने कल भी देखा था इनको, कल भी दिन में बैठ के, जो ये मुझे लगता है इनका रोज़ का काम होगा, डेली बैठ करके ये जुआ खेलते हैं पूरे ग्रुप में। इस समय से शुरू हो रहा है और शाम को 6 बजे जब मैं कल लाइव आई थी तब तक चल रहा था। तो क्या है ये, अपने समय का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं ना, ये कितना क्रूशियल टाइम चल रहा है बहुजन समाज के लिए। इस काम को वो कहीं पे, इस समय को वो कहीं पे छोटा मोटा काम करके नहीं यूटिलाइज कर सकते। इनके घर की, परिवार की महिलाएं दिन रात जो है खेत में भी काम करती हैं, उसके बाद घर का भी काम करती हैं। और आप, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।